गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है आप सबके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने इकोनॉमी का लेक्चर शुरू किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी इकोनॉमी की। मैं आशा करता हूं कि आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा और उसी के साथ अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर दूसरा लेक्चर, जिसमें कल हमने जो मीनिंग किया था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के डिफरेंस का। हमने कल जो मीनिंग किया था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के डिफरेंस का, मतलब पीछे वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था इकोनॉमिक्स का। आज हम इस लेक्चर में थोड़ा सा फर्दर जाएंगे, इकोनॉमिक्स को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है। हमारा आज का लेक्चर होगा, हमने एक तो मीनिंग करने हैं, डेफिनेशंस करनी है अलग अलग, कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने कौन कौन सी अलग अलग डेफिनेशंस दी इकोनॉमिक्स को लेके, उनके क्या व्यू पॉइंट्स थे कि इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी हमें कौन कौन सी चीज़ें सिखाता है, प्लस इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि एडम स्मिथ जी ने जो डेफिनेशन दिया, वो डेफिनेशन था वेल्थ डेफिनेशन। पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था कि एडम स्मिथ जी ने जो डेफिनेशन दिया था वो था वेल्थ डेफिनेशन। उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन में क्या कहा कि हमने इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि देश में प्रोडक्टिविटी और वेल्थ को इंक्रीज़ करवाया जा सके, और उनकी बुक का नाम भी वेल्थ ऑफ नेशन था। इसलिए उन्होंने अपनी डेफिनेशन को क्या नाम दिया, वेल्थ डेफिनेशन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली, सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाने वाली जो डेफिनेशन रही वो रही प्रोफेसर रॉबिन्सन जी की स्केर्स डेफिनेशन। प्रोफेसर रॉबिन्सन जी की स्केर्स, या स्केर्स भी नहीं, हम इसको कहेंगे स्केर्सिटी डेफिनेशन या स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्केर्सिटी डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, मतलब जो हमारे संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारे नेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे आके उनको ख़त्म होना होगा या ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम मानते हैं कि पेट्रोल है, पेट्रोल के जितने भी रिसोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो माना जाता है कि 2050 या 2060 तक पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहे हैं, हम ये सुनते हैं न्यूज़ में, तो वैसे ही जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि सारे सोसाइटी वालों को उनका लाभ, उनसे कुछ प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो रॉबिन्सन जी ने स्केर्सिटी डेफिनेशन दिया। उसके बाद डॉक्टर मार्शल आए, उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मार्शल आए। डॉक्टर मार्शल जी ने वेलफेयर डेफिनेशन दी। डॉक्टर मार्शल जी ने वेलफेयर डेफिनेशन दी। डॉक्टर मार्शल क्या कहते कि ठीक है, हमने वेल्थ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, हमने स्केर्स रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना है, पर उसका पर्पस क्या होना चाहिए, उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, उसका पर्पस सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स एक वो स्टडी है जो हमें स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बताएगी, जिससे हमारे कंट्री की वेल्थ बढ़ सके, और ताकि जो हमारी कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी तब हमारा सोसाइटी का सभी का वेलफेयर होगा। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग डेफिनेशन जो सबसे ज़्यादा विख्यात, सबसे ज़्यादा फेवर्ड डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की, वो ये हैं एडम स्मिथ जी की वेल्थ डेफिनेशन, रॉबिन्सन जी की स्केर्सिटी डेफिनेशन और डॉक्टर मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। आगे समझिए,
इसके बाद आगे हमने ये चेक करना है कि हम इकोनॉमिक्स में जो मेन पॉइंट पढ़ते हैं वो हमारा मेन पॉइंट रहता है डिमांड या हिंदी को हम इसमें क्या बोलते हैं, मांग। हिंदी को हम कहते हैं मांग। अब देखिए डिमांड क्या चीज़ है। हम कहते हैं हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। एक जन्म ले लिया जिस बच्चे ने, और जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ कोई ना कोई डिमांड करता है, ठीक है। पर इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड वर्ड का मीनिंग क्या है, तो मैं अभी आपको डिमांड वर्ड का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि 3 चीज़ें हैं जो डिमांड में काउंट करेंगे। सबसे पहले नीड या वांट। हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, नीड या वांट। नीड मतलब ज़रूरत, वांट मतलब इच्छा। तो सबसे पहले ये माना गया इकोनॉमिक्स में कि जब तक आपके अंदर किसी चीज़ के लिए या किसी वस्तु के लिए कोई इच्छा नहीं जागती या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं जागती तो आप डिमांड के फर्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंचते। ये डिमांड का हम पहला कदम भी मान सकते हैं कि पहले कदम में क्या होगा, आपको उस चीज़ की नीड होनी चाहिए, उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, या उस चीज़ की वांट होनी चाहिए, उस चीज़ की डिज़ायर होनी चाहिए, उस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनफ मनी टू स्पेंड। आपके पास अपनी उस ज़रूरत को या आपके पास उस अपनी इच्छा को पूरी करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप खर्च कर सको, ठीक है। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट, विलिंग टू स्पेंड एट मार्केट प्राइस। विलिंग टू स्पेंड एट मार्केट प्राइस। देखिए आपके पास किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे हैं, उस चीज़ को खरीदने के लिए ज़रूरत है या इच्छा है, पर आप जो मार्केट रेट चल रहा है उस चीज़ का, आप उस पर तैयार ही नहीं हो उस चीज़ को खरीदने की, तो वो आपकी चीज़ डिमांड नहीं बनेगी, वो आपकी चीज़ सिर्फ ज़रूरत या इच्छा बन के रह जाएगी, नीड या वांट बन के रह जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मेरा कार खरीदने का मन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़रूरत है या मेरी इच्छा है कार खरीदने की, मेरे पास 100 रुपये भी हैं, मेरे पास पैसे भी हैं, पर मेरा मन नहीं है पैसा लगाने का, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि कोई पर्सन कंजूस है, ठीक है, कोई पर्सन कंजूस है, उसके पास किसी चीज़ की इच्छा या ज़रूरत आ गई, उसके पास पैसा भी है लगाने को, पर उसका मन ही नहीं है कि जो मार्केट रेट चल रहा है वो उस मार्केट रेट पे वो चीज़ें खरीद ले, उसका मन ही नहीं है, तो वो कैसे खरीदेगा। तो वो चीज़, वो मेरी चीज़, वो कार की डिमांड मेरी डिमांड नहीं होगी, वो मेरी कार की सिर्फ नीड या वांट बन के रह जाएगी। डिमांड को प्रॉपर डिमांड का नाम देने के लिए ये तीनों चीज़ें इकट्ठी ही चलेंगी। हमें उस चीज़ की नीड भी होनी चाहिए, हमें उस चीज़ की वांट भी होनी चाहिए, हमें उस चीज़ का के लिए पैसे भी होने चाहिए खरीदने के लिए, और हमारा मन भी होना चाहिए, हम विलिंग हों उस चीज़ के ऊपर खर्चा करने के, और कितना खर्चा करने के, जितना मार्केट में रेट चल रहा है, ठीक है। डिमांड का मीनिंग समझ लग गया, आगे चलें, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हम करेंगे क्वेश्चंस कि इकोनॉमिक्स हमें कौन से क्वेश्चंस का आंसर देती है। इकोनॉमिक्स हमें कौन से क्वेश्चंस का आंसर देती है। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका आंसर आप इकोनॉमिक्स के ज़रिए लेना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी के थ्रू मिलेगा। इकोनॉमिक्स की स्टडी के थ्रू आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस का जवाब मिलता है, इसको हमने टर्म का नाम दे दिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी।
जो क्वेश्चंस का जवाब हमें मिलता है इकोनॉमिक्स को पढ़ के, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो वो प्रॉब्लम्स का जवाब, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जवाब मिलेगा? सबसे पहले इकोनॉमिक्स हमें कौन से आंसर का जवाब देगी? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो, कोई भी प्रोड्यूसर है वो तो यही चाहेगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, जिस चीज़ की डिमांड आ रही है। हर प्रोड्यूसर यही देखता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें जिस चीज़ की डिमांड आ रही है। मान लीजिए अभी जैसे लॉकडाउन चला, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस लगाना नामुमकिन हो गया, तो हमको ये था कि अब ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग सकती हैं, बट स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लेक्चर लगवाइए या हमारी क्लासेस लगवाइए, तो उन्होंने डिमांड किया ऑनलाइन लेक्चर का, तो हम आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम अपने आप को इंस्टीट्यूट वाले या मैं अपने आप को प्रोड्यूसर मान लेता हूँ और आपको मैं बायर या कस्टमर मान लेता हूँ। कस्टमर ने डिमांड किया किसी प्रोडक्ट का, तो प्रोड्यूसर ने उसी चीज़ का, उसी तरह का प्रोडक्ट बना दिया। तो इकोनॉमिक्स हमें ये समझाता है व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, कि आप क्या प्रोड्यूस करो, इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करोगे जिस तरीके की डिमांड आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी जी, किस तरीके की डिमांड आ रही है। अब देखिए, कोई भी कस्टमर होता है वो गुड्स के अकॉर्डिंग, गुड्स मतलब वस्तुओं के अकॉर्डिंग वो दो तरीके की वस्तुओं की डिमांड करता है। कौन कौन सी वस्तुओं की डिमांड करता है? या तो हाउस होल्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स। दो तरह के गुड्स की डिमांड की जाती है किसी भी कस्टमर के द्वारा, या तो हाउस होल्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब हाउस होल्ड गुड्स का मतलब समझिए, हाउस होल्ड गुड्स का, घरेलू वस्तुओं का क्या मतलब है? वो वस्तुएं जिनका यूज़ सीधा घर पे जाके होगा, एक तो ये मतलब है। या एक ये मतलब है ऐसी वस्तुएं जो अपनी प्रोडक्शन लाइन की लास्ट स्टेज पे पहुंच गई हैं, अब उन चीज़ों का दोबारा रीयूज़ करके कुछ नया आइटम नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो वस्तुएं जिनमें से दोबारा कुछ नई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है और जिनको अब सीधा अब घर में यूज़ करेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? हाउस होल्ड गुड्स, घरेलू वस्तु। उसके बाद है कैपिटल गुड्स या इसको हिंदी में कहा जाता है पूंजी वस्तुएं। कैपिटल गुड्स क्या होता है? वो वस्तुएं जिनका इस्तेमाल करके दोबारा कुछ प्रोडक्शन की जा सकती है। ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके दोबारा कोई प्रोडक्शन की जा सकती है। मान लीजिए कपड़े सिलने वाली मशीन है, ठीक है, कपड़े सिलने वाली मशीन है। अब कपड़े सिलने वाली मशीन का इस्तेमाल करके आप उसमें से नई चीज़, कपड़ा या शर्ट या जीन पैंट बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं जिनसे दोबारा प्रोडक्शन ली जा सकती है उनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स, और जिनसे दोबारा प्रोडक्शन नहीं ली जा सकती और जिनका इस्तेमाल सीधा घर पे होगा उनको बोला जाता है हाउस होल्ड गुड्स। इतना क्लियर है? तो इससे हमें हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। कहते जितनी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड गुड्स और जितनी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गुड्स बना लो। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब कहते हैं आपको ये देखना होगा कि इकोनॉमी में हमें हाउस होल्ड गुड्स कितने बनाने हैं और कैपिटल गुड्स कितने बनाने हैं। इसका पहला जवाब तो ये है कि आप डिमांड चेक कर लो। हमें डिमांड ही देखनी पड़ेगी ना कि हाउस होल्ड गुड्स की कितनी डिमांड आ रही है और कैपिटल गुड्स की कितनी डिमांड आ रही है। ठीक है, अब हाउस होल्ड गुड्स की कितनी डिमांड आ रही है और कैपिटल गुड्स की कितनी डिमांड आ रही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक सर्वेज करेंगे। मार्केट में जाके हम सर्वेज करेंगे, हम रिसर्च एनालिस्ट्स को बुलाएंगे,
जो रिसर्च की फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होंगे उनको काम पे लगाएंगे कि आप मार्केट में जाइए, सर्वे करके आइए कि कौन से पर्सन को किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, क्या उनको हाउस होल्ड गुड्स की चीज़ों की ज़रूरत है या उनको कैपिटल गुड्स की चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे सर्वे करेंगे हमारे ये क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा हाउ टू प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझिएगा। हाउ टू प्रोड्यूस कि वस्तुओं का पता चल गया, गुड्स का पता चल गया, कौन सी गुड्स बनानी है, कितनी बनानी है। अब क्वेश्चन दिमाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया कि चीज़ों को कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब चीज़ों को कैसे बनाया जाए, चीज़ों को कैसे बनाया जाए उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए। अब चीज़ों को जो बनाना है वो हम दो तरीके से ही बना सकते हैं। कहते या तो हम चीज़ों को बनाने के लिए लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम चीज़ों को बनाने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। या तो हम कैसी चीज़ें बनाएंगे, या लेबर के साथ या कैपिटल के साथ। इसको एक और टर्म के सहारे हम समझ सकते हैं, इसको एक अलग नाम दे सकते हैं। जो वस्तुएं लेबर की सहायता से बन सकती हैं, द थिंग्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज लेबर इंटेंसिव। वो गुड्स जो लेबर की हेल्प से बनती हैं या वो प्रोसेस जिसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा उसको बोला जाएगा लेबर इंटेंसिव। और वो प्रोसेस, वो गुड्स जिसमें मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा उसको बोला जाएगा कैपिटल इंटेंसिव। क्लियर है। ठीक है। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमने जो चीज़ें बनानी हैं वो लेबर इंटेंसिव बनाएं या कैपिटल इंटेंसिव बनाएं। अब हम लेबर इंटेंसिव बनाएं या कैपिटल इंटेंसिव बनाएं, उसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा कि हमारे देश में किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हम हमारी कंट्री इंडिया की या चाइना की बात करें, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब जो हमारा कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो हमारे कंट्री में जो अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा से सोचें तो हम कौन से गुड्स ज़्यादा बनाएंगे जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का क्या आंसर होगा, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आता है, जो लास्ट और चौथा क्वेश्चन आता है वो आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। जो भी हम गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो हम लेबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या कैपिटल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर वो हम बना किसके लिए रहे हैं, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। अब देखिए हमारी इकॉनमी में दो ही तरह के लोग होते हैं, कहते या तो रिच लोग होते हैं या पुअर लोग होते हैं, है ना। किसी भी इकॉनमी में दो ही तरह के लोग होते हैं, या रिच पीपल हैं या पुअर पीपल हैं। अब इसका आंसर कि किसके लिए कैसा चीज़ बनाई जाए वो हमें थर्ड क्वेश्चन से पता चलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस। अगर देखिए आपने चीज़ें लेबर से बनवाई हैं तो ऑटोमेटिकली वो महंगी बनेंगी, और अगर आपने चीज़ें मशीनों से बनवाई हैं तो वो ऑटोमेटिकली सस्ती पड़ेंगी। ठीक है। जैसे हम कपड़ों का एग्जांपल ले लेते हैं। रेडीमेड कपड़े जो हैं, जैसे कि रेडीमेड शर्ट है, रेडीमेड शर्ट आपको हो सकता है 200-300 रुपये की भी मिल जाए क्योंकि वो सस्ती है, मशीनों से बनी हुई है। अगर यही आप खुद कपड़ा लेके टेलर के पास जाके स्टिच करवाते हैं तो आज के टाइम में वो कम से कम 800 से लेके 1000 रुपये तक का खर्चा लगता है एक शर्ट का, क्योंकि वो लेबर से बनाई गई है। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होंगी, वो गुड्स जो हैं महंगी बनेंगी। तो महंगी गुड्स कौन खरीदेगा इकॉनमी में, रिच पीपल।
तो अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? रिच पर्सनस के लिए। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, मतलब वो जो चीज़ें सस्ती बन रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, इसका मतलब हम पुअर लोगों को ध्यान में रख के चीज़ें बना रहे हैं, कॉस्ट को ध्यान में रख के चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, ये मेन 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की, जिसका आंसर हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ के मिलता है। इतना मीनिंग क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, डिमांड को समझने के लिए, ये सारे जो भी हम आज पॉइंट कर रहे हैं, ये हम डिमांड को समझने के लिए कर रहे हैं कि डिमांड कैसे पैदा होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ गुड्स है उसको बांटा गया है इनकम के आधार पे। जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं उनको इनकम के आधार पे बांटा गया है। 4 तरह के हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स रहते हैं। सबसे पहले नेसेसिटी गुड्स। सबसे पहले नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी मतलब जो ज़रूरत की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की, सबसे ज़्यादा आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो होती हैं हमारी नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, जिसको हम ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उन गुड्स की डिमांड हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दूसरी रहती हैं इंफीरियर गुड्स, फिर आती हैं नॉर्मल गुड्स, और लास्ट में आती हैं लग्जरी गुड्स। ठीक है, तो आइए इन चारों का मीनिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है? नेसेसिटी गुड्स। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि ये वो आवश्यक चीज़ें हैं, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका डिमांड आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नेसेसिटी हैं जी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दवाइयाँ। अगर कोई पेशेंट है, अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है, मान लीजिए बीपी की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, और डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आपको ये वाली दवाई हर दिन खानी ही खानी है, तो वो उस पर्सन की नेसेसिटी बन गई है। वो दवाई लेना उस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो उस चीज़ की, उस दवाई की डिमांड को, वो उसकी दवाई की डिमांड कौन सी बन जाएगी? नेसेसिटी बन जाएगी। वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मतलब कम क्वालिटी के गुड्स, पर ये मीनिंग हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कम क्वालिटी के गुड्स क्या है। इसको समझने के लिए पहले नॉर्मल गुड्स समझिए। नॉर्मल गुड्स क्या हैं? वो सारी वस्तुएं जो एक व्यक्ति अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खरीदता है, वो उसके लिए नॉर्मल गुड्स हैं। एक व्यक्ति जो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ खरीदेगा, वो उसके लिए नॉर्मल गुड्स ही होंगी। ठीक है, मान लीजिए मेरी इनकम है महीने की 50,000 रुपये, तो मैं वो 50,000 से जितनी चीज़ें जिस तरीके से खरीद रहा हूँ वो मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि मैं अपना खर्चा 50,000 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम 10,000 रुपये है, तो वो अपना घर का खर्चा 10,000 के अकॉर्डिंग चला रहा है, तो वो भी यही कहेगा कि मैं अपनी 10,000 के अकॉर्डिंग सभी नॉर्मल या आम वस्तुएँ खरीद रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल मीनिंग क्लियर है नॉर्मल गुड्स का, कि नॉर्मल गुड्स क्या हैं? वो सारी वस्तुएं जो एक व्यक्ति अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खरीदता है। फिर इसके बाद इन्फीरियर गुड्स आते हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या हैं? आपने जो नॉर्मल गुड्स खरीदे, हर पर्सन ने अपने लिए जो नॉर्मल गुड्स खरीदे, उसके अकॉर्डिंग जो खरीदे गई वस्तुएं हैं, उससे कम क्वालिटी की वस्तुएं होंगी, वो उसके लिए इन्फीरियर गुड्स होंगी। ठीक है, मान लीजिए मैं घर पे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग 40 रुपये किलो वाला आटा लाता हूँ, या 50 रुपये किलो वाला आटा लेके आता हूँ। ठीक है, आशीर्वाद आटा लेके आता हूँ अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। अब मेरे लिए 50 रुपये से जो सस्ता आटा होगा वो मेरे लिए कम क्वालिटी का होगा, तो वो वाले आटे को मैं इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में डाल दूँगा। ठीक है, तो हर पर्सन अपनी नॉर्मल इनकम के अकॉर्डिंग जो अगर कम क्वालिटी की चीज़ें देखेगा, वो उसके लिए सारी इन्फीरियर गुड्स होंगी। क्लियर है? और लास्ट में बचता है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स मतलब जो हमसे ज़्यादा ऊपर वाले लेवल की वस्तुएं हैं, जिनकी हमारे नज़रों में, हमारी आंखों में ज़्यादा क्वालिटी है, मतलब जो हमारी नज़रों में ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं।
ठीक है। अब देखिए एक नॉर्मल सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। नेसेसिटी होती है, हर बंदे की नेसेसिटी होती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। हर बंदे की नेसेसिटी होती है रोटी कपड़ा मकान। नेसेसिटी क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अब नॉर्मल में मतलब नॉर्मली मैं रोटी कपड़ा मकान यूज़ कर रहा हूँ। मेरे से इन्फीरियर क्या हो जाएगा? कनक की रोटी की बजाय बाजरे की रोटी, है ना। घर की जगह झोंपड़ी, कपड़ों की जगह बस बदन ओढ़ने के लिए कुछ पहना हुआ है, तो वो इन्फीरियर हो जाएगा मेरे लिए। और मेरे लिए लग्जरी क्या होगा? रोटी की जगह बर्गर पिज़्ज़ा, ठीक है ना। घर की जगह कोठी, घर की जगह कोठी। कपड़ों की जगह ब्रांडेड या डिज़ाइनर कपड़े, तो वो मेरे लिए लग्जरी हो जाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। किसी भी पर्सन की इनकम के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है कि चलो नेसेसिटी तो जो है वो नेसेसिटी ही रहेगी, इसको इनकम के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। ये तीनों इनकम के अकॉर्डिंग है। आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो भी खरीद रहे हो वो आपके लिए नॉर्मल है। आपकी इनकम से कम क्वालिटी की जो चीज़ें होंगी, कम पैसों की जो चीज़ें होंगी, वो आपके लिए इन्फीरियर होंगी। और जो आपकी कमाई से, आपकी इनकम से ज़्यादा महंगी चीज़ें होंगी, वो आपके लिए लग्जरी आइटम्स होंगी। ठीक है, गुड्स का मीनिंग क्लियर है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने किया डिमांड का मीनिंग किया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को किया, और साथ में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स किया। इसमें हमें ये पता चलता है कि किस किस तरह के गुड्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं, और डिमांड का मीनिंग क्या है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के साथ। इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, जो अभी ये वाला लेक्चर है इसको दिमाग में रखते हुए हम आगे वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के साथ। ठीक है, ओके, गुड बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।